हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 69 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, और जो इन लेक्चर्स के पीडीएफ हैं वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली एक्सेसिबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड बेसिकली हमारा क्या होता है और इसे हम फ्लैट स्लैब्स में एनालिसिस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने क्लॉज 31.3 में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी फ्लैट स्लैब के लिए वी हैव, जो हमारा आईएएस 456 है उसमें हमारे दो मेथड्स का प्रोविजन किया गया है। पहला है डायरेक्ट डिजाइन मेथड और दूसरा है इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। इस इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड को हम लोग इलास्टिक फ्रेम मेथड भी बोलते हैं। इलास्टिक फ्रेम मेथड। तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड के लिए ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट डिजाइन मेथड है दैट इज बेसिकली सुटेड फॉर ग्रेविटी लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, ग्रेविटी लोडिंग कंडीशंस के लिए जब हमें अपने फ्रेम को डिजाइन करना है तब ये सुटेबल है। जब लेटरल लोड्स आ जाते हैं तो इसमें देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू यूज डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स, जिनको हमने लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया था। एंड दिस मेथड वाज बेस्ड ऑन सम मोमेंट कोफिशिएंट्स। जो हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स निकाल रहे थे स्लैब पैनल के लिए, वहां पर हम कुछ मोमेंट कोफिशिएंट्स का यूज कर रहे थे विच वर बेस्ड एंड यूज्ड यूजिंग इंपेरिकल इक्वेशंस भी हमने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड एनालिटिक्स हमने कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस डेराइव की थी, जिसके बेसिस पे हमने मोमेंट कोफिशिएंट्स, सर्टेन मोमेंट कोफिशिएंट का यूज करके हम अपने स्लैब में डिजाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स निकाल रहे थे। ये मेथड जो है इलास्टिक फ्रेम मेथड या इलास्टिक इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, ये बेसिकली यूज करता है इलास्टिक पार्शियल फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, तो यहां पे हम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे एंड दैट एनालिसिस विल बी इलास्टिक एनालिसिस। ठीक है, इलास्टिक पार्शियल फ्रेम एनालिसिस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है कि हम जो टोटल डिजाइन पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं इस पर डिफरेंस है। तो मैनर ऑफ determining the positive and negative bending moments for the slab panel for purpose of design, इस पर हमारा ये दोनों मेथड्स डिफर कर रहे हैं। जो हमारा ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है, ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपोर्शनिंग, जो जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए थे उसके बाद हमने क्या किया था, मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप के बीच में एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमने बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे कॉलम स्ट्रिप्स और कॉलम मिडिल स्ट्रिप के लिए। उसके बाद हमने डिजाइन किया था उनकी। तो जो अपोर्शनिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की, वो दोनों मेथड्स में सेम है। ठीक है, एंड दिस अपोर्शनिंग इज बिटवीन किसके बीच में थी? बिटवीन द मिडिल स्ट्रिप्स एंड कॉलम स्ट्रिप्स, या स्लैब और बीम के बीच में भी जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपका जो तरीका है वो सेम है डायरेक्ट डिजाइन मेथड। अब ये मेथड हम यूज कहां कर रहे हैं? दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिजाइन मोमेंट्स इन द स्लैब्स एंड दिस इज यूज्ड बेस्ड ऑन फ्रेम एनालिसिस। तो अप्लीकेबिलिटी अगर देखें कि इट इज यूज्ड फॉर ओनली 2A स्लैब्स। ठीक है, 2A स्लैब्स के लिए यूज करेंगे। इट कैन बी ऑफ फ्लैट स्लैब्स। ये 2A स्लैब्स हमारे जो है बीम सपोर्टेड स्लैब भी हो सकते हैं, फ्लैट स्लैब भी हो सकते हैं। जो आपकी फ्लैट प्लेट्स हैं उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो इसको एनालिसिस के लिए। जो हमारे वैफल स्लैब्स हैं, वैफल स्लैब्स में भी यूज कर सकते हो।
जो कि बेसिकली कॉफर्ड स्लैब्स होते हैं, रिसेस्ड स्लैब्स होते हैं, इन सभी 2A स्लैब्स में आप इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। जो मैथडोलॉजी है ये थोड़ी सी जनरल है, मोर जनरल। जो आप इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है ये जनरल मेथड है, बट इट इज वेरी रिगरस मेथड, ठीक है, बिकॉज यहां पर आप इंपेरिकल इक्वेशंस का यूज करके एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वी आर डूइंग एनालिसिस, फ्रेम एनालिसिस हियर, तो रिगरस हो जाएगा हमारा मेथड। इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव इवॉल्व्ड कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स फॉर दिस अप्रोच। तो कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एनालिसिस फॉर इलास्टिक फ्रेम एनालिसिस। तो इसमें हमारा इस फ्रेम एनालिसिस के लिए हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के एनालिसिस के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जो मेथड है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस जो हमारी डायरेक्ट डिजाइन मेथड में जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। और साथ ही साथ ये मेथड हमारा लैटरल लोड्स जब एक्ट कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग्स में तो उसके लिए बहुत सुटेबल है, वहां पर एनालिसिस करना हमारे लिए सिंपल है। तो इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड में बेसिकली हमने क्या किया, कोई भी 3D मल्टी स्टोरी आरसीसी अगर आपके पास रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग थी, ठीक है, उस बिल्डिंग को आपने सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लिया, सेंटर्ड ऑन दी जो कॉलम लाइंस थी उस पे इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो कि हम लोग अभी सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। फिर जब हमने 2 डायमेंशनल प्लेन फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद हमने एनालिसिस किया फॉर कैलकुलेटिंग दी डिजाइन मोमेंट्स फॉर द स्लैब। इसके बाद हम अपनी स्लैब की डिजाइन कर लेंगे। तो हमारा पर्पस क्या था, डिजाइन मोमेंट्स निकालना, इससे हम अपने स्लैब को डिजाइन कर सकें। तो सीरीज ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन फ्रेम्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो जो ये अप्रोच है, दिस अप्रोच इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, ठीक है, जिसमें जो अब एनालिसिस में का मतलब ये है कि आप इसमें बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्स बाय यूज ऑफ इलास्टिक एनालिसिस आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारे कोडल प्रोविजंस हैं। अब जब इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड हमें आरसीसी में यूज करनी है तो वी हैव सर्टेन अजम्पशंस जो हमारे कोड के क्लॉज नंबर 31.5.1 में लेट डाउन किए गए हैं, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट आर द अजम्पशंस जब आप यूज कर रहे हो। तो वी हैव टू मेक सर्टेन स्टैंडर्ड अजम्पशंस जो कि आपको एनालिसिस के लिए करने पड़ेंगे। तो कोड ये कहता है कि जो द बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्सेस हैं दे आर डिटरमाइंड बाय एन एनालिसिस। तो दिस इज एनालिसिस इज बेसिकली इलास्टिक एनालिसिस, दिस इज नॉट प्लास्टिक एनालिसिस, दिस इज इलास्टिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ कॉन्टिन्यूअस फ्रेम। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि जैसे हम कॉन्टिन्यूअस स्लैब्स की डिजाइन करते थे उसी तरह हम कॉन्टिन्यूअस फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, जिससे हम फिर बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्सेस निकालेंगे। एंड द फॉलोइंग assumptions आर मेड। तो ये पहला assumption ये है, द स्ट्रक्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रेम्स, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज बेसिकली हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज अ मल्टी स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग। अब ये स्ट्रक्चर जो है उसका प्लान हमने दिखाया हुआ है ऊपर से कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, किसी भी फ्लोर पे हमारा जो प्लान है कुछ इस तरह है, जो कि और हम उससे इक्विवेलेंट फ्रेम कैसे बना रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कि इक्विवेलेंट फ्रेम्स ऑन कॉलम लाइंस टेकन लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब है ये वाला डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब है ये वाला डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रेम्स जो है दे आर बेस्ड ऑन कॉलम लाइंस, ठीक है। तो कॉलम लाइंस जो है वो जो हमारी कॉलम के सेंटर से जो लाइंस जा रही हैं वहां पर हम इक्विवेलेंट फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। ईच फ्रेम, अब जो एक फ्रेम होगा, एक इक्विवेलेंट फ्रेम होगा, उसमें क्या होंगे हमारे रोज ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, जो कि उस फ्रेम को सपोर्ट कर रहे होंगे।
और लेटरली बाउंड होंगे किससे? लेटरली बाउंड होंगे बाई द सेंटर लाइन ऑफ द पैनल ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ कॉर्नर। तो हमारा ये बीच में इसमें हमारा कॉलम स्ट्रिप थी और बीच में हमारी मिडिल स्ट्रिप थी, तो मिडिल स्ट्रिप का हाफ पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये कह सकते हैं कि जो पूरा पैनल है, ठीक है, उसका सेंटर लाइन आप ले लो। तो अगर इन सेंटर टू सेंटर के बीच में LA दूरी थी तो LA/2 हो जाएगा, और दूसरे में अगर हमारा LB थी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो LB हो जाएगा। तो हमारा जो इसकी विड्थ हो जाएगी इक्विवेलेंट फ्रेम की, वो हमारी LA/2 प्लस LB/2 हो जाएगी। तो ये पूरा इक्विवेलेंट फ्रेम की ऊपर से टॉप विड्थ हो जाएगी, विच इज सपोर्टेड बाय द कॉलम, ठीक है। तो ये बाउंड हो गया हमारा सेंटर लाइन ऑफ द पैनल ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम। और अगर हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रेम जब एज पे बात करेंगे तो क्या होगा? द फ्रेम एडजेसेंट एंड पैरेलल टू एन एज, दिस इज एज, तो यहां पे कॉलम्स जो है वो एज सपोर्टेड है, तो दैट इज बाउंडेड बाय द एज एंड द सेंटर लाइन ऑफ द एडजेसेंट पैनल। तो इससे जो एडजेसेंट पैनल है वो ये वाला है, उसके सेंटर लाइन पे आप जाएंगे तो उसकी जो विड्थ होगी वो कुछ इस तरह का कैंटिलीवर बन जाएगा आपका। नीचे हमारे कॉलम है और दूसरे साइड पे हाफ सपोर्टेड पैनल है। तो दिस इज द एक्सटीरियर इक्विवेलेंट फ्रेम एंड दिस इज द इंटीरियर इक्विवेलेंट फ्रेम। तो आप इस तरह आपको ये एज्यूम करना है इक्विवेलेंट फ्रेम। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह होगा। एक्स डायरेक्शन में हमारा ये पैनल इक्विवेलेंट फ्रेम बन जाएगा विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ सीरीज ऑफ कॉलम। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट इंटरनल इक्विवेलेंट फ्रेम बनेगा कुछ इस तरह किसी भी एक फ्लोर लेवल पे। अगर हम ये टॉप वाला प्लेन ले लें, ठीक है, हमने जो ये वाले कॉलम्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट कॉलम्स ले लेंगे। ये एक्सटर्नल इक्विवेलेंट फ्रेम हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा L1 हो गया, इस डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन था वो L1 हो गया, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारी जो इक्विवेलेंट फ्रेम की विड्थ हो गई वो L2 हो गई, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रेम कंसेप्ट। अब हमने इस इक्विवेलेंट फ्रेम को 2 डायमेंशनल में ऐसे दिखाया हुआ है, जिसमें हमने इक्विवेलेंट कॉलम कंसीडर किया हुआ है, स्लैब बीम है, और ये हमारी L2, ये हमारी इस डायरेक्शन में हमारी L2 विड्थ थी, तो हमने जो लोडिंग थी उसको L2 से मल्टीप्लाई करके पर यूनिट लेंथ ये लोडिंग कर दी। तो हमारा ये फ्रेम हमारा बन के आ गया। अब इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली इलास्टिक फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो दिस इज द वन अजम्पशन। अभी स्लैब बीम, बिकॉज यहां पर आपका जो कॉलम है दिस इज बीइंग समटाइम्स सपोर्टेड बाय कॉलम हेड, फ्लेयर होगा हमारा एंड या ड्रॉप पैनल से सपोर्टेड होगा, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टिफनेसेस हैं वो वेरी करेंगी। तो उसको कंसिडर करने के लिए हमारा नेक्स्ट अजम्पशन होंगे, वो अभी देख लेंगे। शूट क्या कर रही है यार? ये मार डाला बेंचो इसने। In case of तो यहां पर आप देख रहे हो जब आपने सेक्शन ए पर काटा तो यहां पर D1 थी, ठीक है। थ्रू आउट दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमारी जो विड्थ डेप्थ थी D1 थी, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था। अब जब हमने यहां पर सेक्शन काटा, सेक्शन BB, तो वहां पर हमारी जो डेप्थ है ड्रॉप पैनल की वो बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से जो मॉडिफाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी I1 मल्टीप्लाइड बाय द मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस C2 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो C2 क्या है? जो आपका फ्लेयर्ड एंड का टॉप है, कॉलम है, कॉलम का जो फ्लेयर्ड एंड है जहां पे खत्म हो रहा है ड्रॉप पैनल शुरू हो रहा है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में C1 विड्थ थी और उसके ट्रांसफर डायरेक्शन में विड्थ जो है वो C2 है। तो C2 आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका
जब आप कॉलम के सेंटर पे जाओगे तो आपका, बिकॉज कॉलम का फ्लेयर्ड एंड है, तो वहां पे भी हमारा जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये मॉडिफाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यूज फॉर इलास्टिक फ्रेम एनालिसिस, बिकॉज वहां पे जो कैरी ओवर फैक्टर है, स्टिफनिंग फैक्टर है, दे आर डिपेंडिंग अपॉन दीज मोमेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा स्लैब के अलोंग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा है। हमारा ओरिजिनल I1 था, फिर यहाँ पे बढ़ गया हमारा, फिर और बढ़ गया। तो ये these considerations have to be made while the elastic frame analysis in equivalent frame analysis. So I hope this video is helpful. Further हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा लोडिंग पैटर्न्स कैसे रहता है और हम क्या एनालिसिस में ध्यान रखते हैं। एंड दिस इज कॉलम स्टिफनेसेस की, जब हम इक्विवेलेंट कॉलम्स ले रहे हैं तो कॉलम की जो स्टिफनेसेस हैं वो भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।